बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में आज से रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं खरीद की शुरुआत। 6,500 क्रय केंद्रों पर 15 जून तक की जाएगी गेहूं की खरीदारी। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल किया है निर्धारित। दलहन उत्पादन में वृद्धि और दाल के बढ़ते रकबे से दलहन आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद। सरकार ने किया अगले 4 वर्षों तक तुअर, मसूर एवं उड़द की सरकारी उपज की खरीदारी का फैसला। 5 वर्षों में आयात पर निर्भरता खत्म करने का है लक्ष्य। राजस्थान के सिरोही में किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत। हर खेत को हर 3 वर्ष में एक बार मिलेगा मृदा कार्ड। किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिट्टी की स्थिति सुधारने के उपाय की ले जा सकती है जानकारी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक लू चलने के अनुमान। ओडिशा के कई जिलों में तापमान काफी तेजी से बढ़ने की संभावना। आज के लिए रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आज से रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद की शुरुआत हो रही है। 6,500 क्रय केंद्रों पर आज से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। मोबाइल केंद्र के माध्यम से किसानों के गांव में जाकर भी खरीद होगी। गेहूं की बिक्री के लिए 1 मार्च से पंजीकरण शुरू किया गया था और अब तक 2,06,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण नवीकरण कराना अनिवार्य है। और केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। दलहन उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अगले 4 वर्षों तक तुअर, मसूर एवं उड़द की सारी उपज की खरीदारी करेगी। पहले कुल पैदावार का सिर्फ 40% ही बेचा जा सकता है और इसके लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन है, जिससे तुअर, उड़द एवं मसूर की उपज बढ़ाने के लिए खरीद एवं भंडार की व्यवस्था की जानी है। कई राज्यों में अरहर की खेती की शुरुआत हो चुकी है। मार्च मध्य तक 40 लाख हेक्टेयर में दलहन बुआई हो चुकी है। केंद्र का लक्ष्य 2019 तक आयात पर निर्भरता कम करने का है और चना और मूंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है। तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन बढ़ाने पर काम करना है और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित कर संसाधन देना होगा। राजस्थान के सिरोही में कृषि एवं सहकारिता विभाग की ओर से किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई है। इसका उपयोग मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। किसानों के लिए अपनी भूमि के हिसाब से उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करना जरूरी है। भूमि के अपने गुण और उर्वरा शक्ति होती है। ऐसे भूमि में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के हिसाब से उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सॉइल मैनेजमेंट से प्रभावित मृदा स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से सॉइल हेल्थ इंडिकेटर और रिलेटेड डिटेल रिपोर्ट दिखाई जाती है। हर खेत को हर 3 वर्ष में एक बार मृदा कार्ड मिलेगा। ये कार्ड 3 साल के लिए मान्य होता है। किसान अधिक जानकारी के लिए soilhealth.dac.gov.in पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए, ये जानने के लिए मृदा कार्ड आपकी मदद कर सकता है।
और इस कार्ड से किसान मिट्टी की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी जानकारी ले सकते हैं। कार्ड में किसानों को जोत की मिट्टी की पोषक स्थिति की आधार पर सलाह दी जाती है। इसमें विभिन्न पोषक तत्वों की खुराक के बारे में सुझाव दिए जाएंगे। इसके अलावा ये किसानों को उर्वरकों और उनकी मात्रा के बारे में सलाह देगा ताकि उसे अधिकतम पैदावार मिल सके। उत्तर प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में बारिश से हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों के लिए पूरी तत्परता से राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने, राहत कार्यों की निगरानी करने तथा प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आकलन के बाद एक रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग के अनुसार बाराबंकी में 7 मिलीमीटर, अंबेडकर नगर में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है और बाराबंकी में 2.2 मिलीमीटर, बिजनौर में 1 मिलीमीटर और गोरखपुर में 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। राजस्थान के जयपुर से गौधन के महत्व पर विशेष 3 दिवसीय अभियान शुरू होने जा रहा है। गौधन को नष्ट करने या बेकार न करके उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 3 दिवसीय अभियान में 3 राज्यों के राज्यपाल सहित प्रदेश के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि एक मंच पर शामिल होंगे। इस 3 दिवसीय अभियान से देश भर के साथ विदेशों तक गौधन को अलग पहचान मिलेगी। इस अभियान में शामिल होने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि विदेश से जयपुर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के संकल्प के तहत देश भर में गौ आधारित प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जनवरी में ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत एक राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में हुई है, जो न केवल किसानों के लिए लाभकारी है बल्कि पर्यावरण, जल, भूमि और गौपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है। वहीं 26 मार्च से जयपुर में एक विशाल एग्री किसान मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से जनप्रतिनिधियों के साथ गौ विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। 3 दिवसीय एग्री किसान मेले का आयोजन संगानेर में 26 से 28 मार्च तक किया जाएगा। इस विशाल सम्मेलन और सम्मान समारोह में गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, गौ पालकों, किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को ऊर्जा और प्रेरणा देने का उद्देश्य है। मशरूम की खेती एक बेहतरीन और कम जगह में उगाई जाने वाली खेती है और इसके लिए किसी खास मिट्टी या धूप की आवश्यकता नहीं होती। इसे कमरे के अंदर नियंत्रित तापमान में उगाया जा सकता है। आमतौर पर खेती के लिए मिट्टी और जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन मशरूम एक ऐसी खेती है जहां कम पानी, बिना मिट्टी और बिना धूप के इसकी खेती कर कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मशरूम की खेती शुरू करने से पहले प्रजाति और इसके उत्पादन की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। मशरूम की खेती के लिए बंद कमरा और कमरे के भीतर का तापमान बेहद महत्वपूर्ण होता है। वातानुकूल कमरा होने पर किसी भी प्रजाति के मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है और किसी भी महीने में किया जा सकता है। हालांकि अधिक डिमांड बटन मशरूम की रहती है। इसमें रेशा कम होने की वजह से इसके कई प्रकार के लजीज व्यंजन तैयार होते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन फायदेमंद होता है। इससे कई प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जिसमें मशरूम पाउडर, मशरूम का अचार, मशरूम के बिस्किट समेत अन्य सामग्री तैयार की जाती है। मशरूम उत्पादन के बाद अपशिष्ट बर्बाद नहीं होता है और इसके दोबारा पशु आहार या जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑयस्टर मशरूम के बीज बुआई के 20 दिनों के बाद के उत्पादन शुरू हो जाता है, जिससे लगातार 22 से 25 दिनों तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मिल्की मशरूम के बीज से 30 से 32 दिन में उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है। मशरूम की खेती के दौरान उपचार से अधिक उसके प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और देश के किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर नींबू की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ये एक ऐसी खेती है जहां रोज कैश में काम होता है, जबकि धान और गेहूं को बेचने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि कई किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नींबू के पेड़ों पर फूल तो आते हैं, लेकिन कमजोर होकर फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पानी की कमी या अधिकता, तापमान में अचानक बदलाव,
पोषक तत्वों की कमी और कीटों या बीमारियों का प्रकोप होना शामिल है। नींबू की फसल के लिए कैल्शियम, बोरान, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जैसे पोषक तत्व बेहद आवश्यक होते हैं। यदि इनकी कमी हो तो फूल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। अगर नींबू की फसल में फूल टूटकर गिर रहे हैं तो प्लानोफिक्स का छिड़काव करें और इसके लिए आपको 3 लीटर पानी में 1 मिलीमीटर प्लानोफिक्स मिलाकर छिड़काव करने से फूल फल में बदल जाते हैं। यानी कि 1 लीटर पानी में करीब 20 बूंदे प्लानोफिक्स डालने हैं। फलों की चमक बढ़ाने के लिए पेड़ पर फूल आने से पहले और बाद में कॉपर ऑक्सीलोराइड का छिड़काव करें और इससे न केवल फल स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनमें चमक भी आएगी। कृषि विशेषज्ञों की सलाह को अपनाकर किसान अपनी नींबू की फसल को अधिक लाभदायक बना सकते हैं और गिरते फूलों की समस्या से बच सकते हैं। आज के समय में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के चलते गर्मी के मौसम में किसानों द्वारा मूंग, उड़द, मक्का और मूंगफली आदि फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी है। गर्मी के सीजन में इन फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप भी अधिक होता है। उनके नियंत्रण एवं फसल को जल्दी पकने के लिए भी किसान अधिक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एकदल सिंह कशनान ने किसानों से कम दवाओं के छिड़काव के लिए अपील की है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि ग्रीष्मकालीन मूंग फसल में कीटनाशक एवं निंदनाशक का उपयोग कम से कम करें। उन्होंने कहा है कि मूंग फसल में अत्यधिक रासायनिक दवाओं का दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, जल एवं पर्यावरण पर सामने आया है। ऐसे में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों की ओर से कई तरह की बीमारियां जन्म लेने की आशंका व्यक्त की गई है। उन्होंने अपील की है कि किसान भाई मूंग फसल की पैदावार के लिए ऐसा चक्र अपनाएं जिससे ग्रीष्मकालीन मूंग प्राकृतिक रूप से अपने समय पर पक सके। संयुक्त किसान मोर्चा AKM की तरफ से एक बार फिर से पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया गया है। इस बार SKM की तरफ से पंजाब विधानसभा घेरने की तैयारी करने जा रहा है। किसानों ने 26 मार्च को पंजाब विधानसभा की तरफ कूच का ऐलान किया है। सेक्टर 34 ग्राउंड में किसान एकत्रित होंगे और विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और इससे पहले 5 मार्च को SKM की तरफ से चंडीगढ़ कूच की कोशिश की जा चुकी है। हालांकि चंडीगढ़ की सभी सीमाएं पुलिस ने सील कर दी थी, जिसकी वजह से किसान चंडीगढ़ में घुस नहीं पाए थे। वहीं किसानों ने CM मान को मांगों को लेकर खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन CM मान ने बैठक में न पहुंचने पर मोर्चे ने उनकी आलोचना की और कहा कि मान अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की विकास दर पर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP 2026 तक $4.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2028 तक ये 5.7 में ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बढ़ती असाधारण वृद्धि संयोग नहीं बल्कि वर्षों की दूरदृष्टि और सहायक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तब उन्होंने देश के कायाकल्प के लिए एक मजबूत दिशा तय की थी। भारत के आर्थिक सुधारों में कर सुधारों से लेकर वित्तीय समावेशन, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक हर पहलू में देश को अनुकूल परिवर्तन किए गए। इन सुधारों ने न केवल अर्थव्यवस्था को गति दी है बल्कि भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाई की ओर बढ़ रही है, ये स्पष्ट है कि भविष्य भारत का है। जहां एक और दुनिया अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही है, तो वहीं भारत अपनी मजबूत आर्थिक नीति और विकासात्मक दृष्टिकोण के साथ तेजी से विकास कर रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई जिलों में आज तापमान में काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों के कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका जताई है। आज उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सुंदरगढ़, सोनपुर, कालाहांडी, बौद्ध और बुलानगीर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
किया गया है, जबकि क्योंझर, अंगुल, ढेंकनाल और मयूरभंज जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर जाते समय गर्मी के मद्देनजर एहतियाती उपाय अपनाएं। और किसान समाचार में आइए अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई करें। इस समय आंध्र प्रदेश में मूंगफली, मक्का, धान और अन्य फसलों में सिंचाई की जरूरत है। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के किसान तैयार मूंग और उड़द की कटाई का काम करें। तेलंगाना की बात करें तो दक्षिणी तेलंगाना में जहां पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, वहां के किसान पशुओं के लिए हरे चारे के तौर पर मक्का और ज्वार की बुवाई करें। जहां पानी कम हो, वहां के किसान चारे के तौर पर बाजरा और लोबिया बो सकते हैं। केरल के किसानों को सलाह है कि वो जहां पर धान की कटाई पूरी हो गई हो, पानी की पर्याप्त व्यवस्था को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई करें। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में तिल की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान सरसों और तिल की कटाई का काम करें। इतना ही नहीं, मूंगफली की खुदाई भी समय पर कर लें। सब्जियों, दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में तैयार सरसों और राई की कटाई करें। सब्जियों की तुड़ाई भी जारी रखें। उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में तैयार गेहूं की कटाई करें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र में आलू और मूंगफली की खुदाई का काम भी करें। ओडिशा के मध्य समतल इलाके में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें।
फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में नई दिल्ली में 19 मार्च तक चलेगा 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण। इस वर्ष कार्यक्रम की मुख्य विषय कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने भारत की विकास गाथा से लेकर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक सभी सवालों का जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ रिश्तों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की है, लेकिन जवाब नकारात्मक मिला। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान की आतंक की नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बजट सत्र के दौरान सदन में पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं ने जब से कांग्रेस पार्टी का साथ पकड़ा है, तब से औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मारक प्रतिमा का उद्घाटन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य में एक बड़ा योगदान है। नई दिल्ली में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार विकास कार्यों की गति को बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब राणा ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ड्रोन की स्थिति का निरीक्षण किया। हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की इफ्तार पार्टी में दिखा साझी संस्कृति व सौहार्द का मंजर। पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। जी किशन रेड्डी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्टालिन तमिलनाडु में भ्रष्टाचार और डीएमके विरोधी माहौल से बचने के लिए एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं गुलमर्ग की हसीन वादियों के बीच, जहां हुई बर्फबारी के बाद नज़ारे काफ़ी दिलकश हो गए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। आप इनका लुत्फ उठाइए और हमें अनुमति दें। नमस्कार।